डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, देश के संपूर्ण विकास की सफलता के संबंध में जनता का सक्रिय सहयोग होना बहुत आवश्यक है। ग्रामीण विकास के बारे में वांछित उद्देश्य जब प्राप्त किए जा सकते हैं, तब लोगों में निर्णय लेने और लाभ प्राप्त करने में स्वयं को भागीदार समझने की सामर्थ्य हो। आजकल जो विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, इन संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों की असफलता के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों में अनभिज्ञता और असहयोग के कारण इन कार्यक्रमों का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है जो वास्तविक रूप से हकदार हैं। अतः इस संबंध में प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। महोदय, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य अनपढ़ को अक्षर ज्ञान कराने के अलावा उन्हें जीवन के प्रति व्यावहारिक बनाना है। दूसरा मकसद परिवार के अंदर परंपरागत रूप से चली आ रही बुराइयों से बचाना है, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। आज भी हमारे समाज में अनेक बुराइयां मौजूद हैं। आज भी हमारा समाज बाल विवाह, नशाखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, नफ़ाखोरी, सूदखोरी, रिश्वतखोरी, चोरबाजारी, मिलावटखोरी, कर चोरी, दहेज प्रथा आदि से बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। हमें प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से बुजुर्ग लोगों को इन परंपराओं से होने वाली हानियों से अवगत कराना चाहिए, जिनसे वे प्रत्यक्ष रूप से जकड़े हुए हैं। मेरे विचार से इस कार्यक्रम का प्रमुख पहलू सामाजिक चेतना जगाना भी हो सकता है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि सरकार के माध्यम से संचालित हो रही गतिविधियों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंच सके। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन केंद्रों के माध्यम से ऐसी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, जिससे वे अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए कुछ सीख सकें। इन प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर उन्हें अपने क्षेत्र के आसपास चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण के अलावा बैंक और सरकारी सहायता के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त बेरोजगार लोगों को बैंक की तरफ से दिए जाने वाले ऋण और अनुदान के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से प्रौढ़ों को साक्षर बनाकर अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में सक्रिय रूप से
भाग लेने हेतु उत्साहित किया जाता है। फिलहाल सरकार ने 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के निर्णय को स्थगित कर दिया है। अगर वेतन आयोग लागू हो जाता है तो इससे करीब करीब 52 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हो जाएंगे और इसके लिए सरकार को 13,500 करोड़ रुपयों की आवश्यकता पड़ सकती है। केंद्रीय सचिव ने कहा कि ये सिफारिशें लागू न करने का फैसला विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा इसे विसंगतिपूर्ण कहे जाने के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सोचा था कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद कर्मचारी खुश होंगे, किंतु देखने में यह आया है इससे अधिकतर लोग असंतुष्ट थे। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा आंदोलन करने की घोषणा के कारण सरकार को मजबूरीवश यह कदम उठाना पड़ा है। कतिपय सूत्रों का कहना यह भी है कि सरकार ने ये सिफारिशें केवल इसलिए मंजूर की थीं ताकि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिल सके। सरकारी सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार से राज्य शासन के कर्मचारी भी वेतन में इतनी ही वृद्धि की मांग कर रहे थे जो संभव नहीं लगता था। सूत्रों के द्वारा यह भी पता चला है कि पूर्व में ही राज्य सरकारें अपने राजस्व का 90 से 95% कर्मचारियों के वेतन पर खर्च कर रही हैं। सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद ने कहा कि जब सरकार को मालूम था कि विसंगतियां होने से वेतनमान का विरोध होगा तो उसने इसे लागू ही क्यों किया। उन्हें इस बारे में पहले ही विचार करना था। वेतन आयोग के एक सदस्य ने कहा कि वेतन आयोग की विसंगतियों से ज़्यादा दूसरी बात जो सामने आती है वह यह है कि सरकार सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। केंद्र सरकार ने बुधवार को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। एक दिन पहले ऐसा बताया जा रहा था कि वेतन आयोग सितंबर के अंत में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, लेकिन कैबिनेट बैठक में कार्यकाल बढ़ाने के लिए अंतिम मोहर लग गई। बैठक से पहले आशंका जताई जा रही थी कि आयोग का कार्यकाल 2 माह के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसे 4 महीने तक बढ़ा दिया गया। योजना के अनुसार बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होने की संभावना बनती दिख रही है। भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के रक्षार्थ भारत के उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को इन उक्त 5 रिटों को जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान में दी गई है, किंतु हम जानते हैं कि
आज भारत का निर्धन व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में नहीं पहुंच सकता है। स्टॉप।